हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आई एम श्योर आपने इसके कॉन्सेप्ट डाउन देख लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि कैसे जेई मेंस में, जेई एडवांस में जिस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सब मैं लेके आई हूँ। सो जो भी इंपॉर्टेंट लगा है और लग रहा है कि एक दूसरे से डिफरेंट है और इस तरह के क्वेश्चन करने से आपके लिए एग्जाम में अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो सब यहाँ पे मौजूद है। सो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है एनवीटीक्यूज दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन और आया हुआ है जेई मेन 2022 में। तो क्या है देखते हैं जरा यहाँ। लेट एम एंड एन, ठीक है, एम जो है एंड एन जो है बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द कर्व दिस वन। तो कर्व गिवन है, इस कर्व पे नंबर ऑफ पॉइंट्स है एम एंड एन। कैसे पॉइंट है अभी बताया जाएगा। वेयर द टैंजेंट्स to the curve are parallel to x axis and y axis। इसका मतलब क्या हुआ, m जो है वो कैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि x axis से अपना पैरेलल है, ठीक है, और n में नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ऑन द कर्व जिसमें y axis पे वो पैरेलल है टेंजेंट। गॉट इट। तो ये एक सिंपल सा आइडिया लेके रख लिया हमने। डन। अब क्या बोला गया है, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n, दैट मीन्स बेसिकली अगर m और n की वैल्यू आप निकाल दोगे तो दोनों को ऐड करके बस बताना है आंसर क्या होगा, है ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है ये, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार जेई मेंस में तो नहीं है बट एडवांस में है। तो इसलिए एकदम अच्छे से देखो, सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, बिकॉज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल में ऐसा कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को इधर उधर से यूज किया जाएगा किसी और कॉन्सेप्ट में। तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो क्या है यहाँ, सबसे पहले तो देखो कर्व जो है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास कर्व है y टू द पावर 5 माइनस 9xy प्लस 2x इक्वल्स टू 0। डन। अब एम एन जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स है ऑन दिस कर्व, जहां पे जो टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब आपको कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल में मैंने अच्छे से टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बताया था कि जब भी अपना टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स सिंपल तरीके से समझो, टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, परफेक्ट 0। और अगर टेंजेंट जो है, क्योंकि ये अगर एक्स एक्सिस के इसके पैरेलल है दैट मीन्स वही होगा, स्लोप 0 होगा, राइट। और अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में dy अपॉन dx जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। दैट मीन्स बेसिकली dx अपॉन dy को भी आप बोल सकते हो कि 0 होगा, है कि नहीं, यस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। अब क्या करना है, दैट मीन्स कायदे से हमें अगर इस इक्वेशन का टेंजेंट निकालना है, दैट मीन्स जो कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट चाहिए और फिर हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, है ना। तो चलो इसको डिराइव कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या मिलेगा हमें, 5y टू द पावर 4। अब एज के एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो करेक्ट dy अपॉन dx। नाउ माइनस ये x y है, दैट मीन्स यहाँ पे u इंटू वी लगा दो, तो माइनस 9x अगर लेंगे तो dy अपॉन dx, ठीक है, एंड प्लस, तो प्लस की जगह माइनस ही रहेगा, माइनस 9y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 ओनली। डन। एंड प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। डन। अब देखो फ्रॉम हियर बेसिकली अगर आपको क्या करना है, अगर m के लिए हम चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ फॉर m हम अगर चेक कर ले तो यहाँ से कोई जरूरत नहीं है आपको dy अपॉन dx को सेपरेट करने की, ठीक है ना। अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। डन। तो यहाँ से देखना, अभी मैं पहले वाले इक्वेशन से ही कैसे फटाक से m की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ क्या बोला गया है, फॉर m दैट मीन्स क्या होना चाहिए, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स टेंजेंट जो है वो है अपना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ही मैंने ये बात लिखी इसका मतलब क्या हो गया कि dy अपॉन dx शुड बी व्हाट, करेक्ट 0, है कि नहीं। यही तो हमने भी देखा है ना, ये तो अच्छे से पता है हमें। अगर dy अपॉन dx 0 है तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, सो दिस इम्प्लाइज, अगर इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगी तो ये पूरा टर्म 0 होगा, बिल्कुल ये पूरा टर्म 0 होगा। तो बचा क्या, 9y के साथ माइनस साइन प्लस 2 विल बी नथिंग बट 0। सो बेसिकली अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से इधर जाएगा तो 2 अपॉन 9, है ना। अब आपको पता है ना कि किसी भी कर्व पे अगर मैं टेंजेंट निकाल रही हूँ, डन,
तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, यहाँ से इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू आई है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे टेंजेंट मिला है जहाँ पे x एक्सिस से वो पैरेलल आ रहा है, यही कहने का मतलब है। तो ऑफ कोर्स y के रेस्पेक्ट में जो x वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी, हमें उस कर्व में भी तो वही पॉइंट होगा ना। अगर कोई भी कर्व होता है अपने पास और उसी किसी भी पॉइंट पे अगर हम वहाँ पे एक टेंजेंट निकालते हैं तो ये जो पॉइंट है टेंजेंट पे तो है ही, साथ ही साथ उस कर्व पे भी है ना। यस, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ से चेक करके देखो, अगर मैं y = 2/9 इस पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन में रख दूं तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसी 2/9 है, दैट मीन्स यहाँ से अगर चेक करो तो ये 2/9, 9 कैंसिल, -2 हो जाएगा, तो -2x + 2x 0। तो 0 = सम कांस्टेंट क्या हो सकता है, नहीं, राइट। सो दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, x है ही नहीं वहां पे, राइट। सो दिस इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर m विल बी व्हाट, नथिंग बट 0 और नॉट। m में जो नंबर ऑफ यहाँ पे पॉइंट्स होंगे वो कितने मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं ना, बिकॉज m में क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है। दैट मीन्स नंबर ऑफ m अगर मैं बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट 0, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा यहाँ से कोई केस बना ही नहीं जबकि ये टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और उस केस में हमें कोई भी पॉइंट मिल जाए कर्व पे, है ना। यहाँ से तो ये क्लियर हुआ, इसका मतलब डायरेक्टली हमने बोल दिया। जैसे ही ये बात हमने बोली m की वैल्यू आ गई है 0, राइट। तो m जब नंबर ऑफ यहाँ पे पॉइंट ही है तो यहाँ पे नंबर ऑफ m लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टली बस हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M = 0। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे M = 0। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ से निकाल के रख लिया है, डन। अब चलते हैं दूसरे सिचुएशन में, जबकि अपना जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तब देखो क्या करना है हमें, तो जब टेंजेंट जो है पैरेलल टू y एक्सिस होगा, दैट मीन्स फॉर नाउ वी नीड टू डू फॉर m। यहाँ क्या है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। जैसे ही हमने y एक्सिस के पैरेलल में बोला, इसका मतलब क्या हो गया, dx/dy को अब मैं बोल सकती हूँ 0, बिकॉज dy = dx जो अगर इन्फाइनाइट है दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। या तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सोचो कि dy/dx = होना चाहिए इन्फाइनाइट, डन, यही मतलब है। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा मैं अगर सॉल्व करूं तो यहाँ से मुझे क्या करना है, dy/dx को सेपरेट करना होगा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, यहाँ पे अगर मैं इस dy/dx को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5y - 9x, राइट, एंड इक्वल्स टू, अगर इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 9y - 2 मिलेगा ना। अब इस dy/dx को क्या मैं डिनोमिनेटर में डाल सकती हूँ, इधर, करेक्ट, डाल सकती हूँ ना, बिल्कुल। जैसे अब इस सिचुएशन में हमें अगर dy/dx = इन्फाइनाइट रखना हो, दैट मीन्स फॉर dy/dx = इन्फाइनाइट पे एनीथिंग अपॉन इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, परफेक्ट। सो व्हाट वी कैन से, 5y - 9x विल बी नथिंग बट 0, करेक्ट होगा। एंड फ्रॉम हियर 9x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5y बोलो, या तो आप बोलो x = 5y/9 आ गई है वैल्यू, है ना। आप दोनों को ही लिख के रख सकते हो, डन। अब देखते हैं कि क्या यहाँ से पॉइंट पॉसिबल है कर्व में, क्योंकि बात तो वही है। अगर हमने इस जगह पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट निकाला और वो हमें दिखा है कि वो y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो अपने कर्व पे भी लाई करेगा, कर्व पे लाई करेगा, दैट मीन्स x और y में जो रिलेशन आया है ये अपने कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रख के। सो दिस इम्प्लाइज कि जैसे ही देखो यहाँ y⁵ है, अभी रहने देती हूँ, -9x की जगह क्या मैं 5y लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो जैसे ही मैं 5y लिखूंगी तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, -9x की जगह 5y, दैट मीन्स 5y⁵ कितना हो गया, स्क्वायर, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ देखना, ये जो था 5y⁴ था, आर यू गेटिंग दिस, दैट मीन्स यहाँ पे भी 5y⁴ होगा ना, इट वॉज मिसिंग फ्रॉम हियर। इस जगह से जो मैंने dy/dx कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिला, 5y⁴ ओनली, करेक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू मिली है, ठीक है। अब यहाँ से हमें 5y⁴ वैल्यू मिली है, डन। तो ये वाली वैल्यू मिली है, तो अगर मैं यहाँ रखूंगी तो 4 × 1 जो है y क्या हो जाएगा, 5। तभी मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे 5y⁴ हो गया है, डन, ठीक है।
प्लस अब 2x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5/9 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह पे y टू द पावर 4. करेक्ट. नाउ दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0. नाउ जस्ट सी बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है यहाँ से अगर देखो तो -4 y टू द पावर कितना हो गया 5 प्लस 10/9 y टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर अगर मैं y टू द पावर 4 कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 10/9 माइनस नथिंग बट 4 इंटू y. करेक्ट. एंड दैट इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब आइदर y इक्वल्स टू 0 होगा या तो फिर ये वाली वैल्यू हम चेक करेंगे. राइट. अब चेक करो यहाँ पे कि y इक्वल्स टू 0 क्या हम ले सकते हैं. सबसे पहले ये बात चेक कर लो. अगर मैं y इक्वल्स टू यहाँ 0 लूंगी तो x इक्वल्स टू भी 0 आ रहा है. और यहाँ पे हमें बस ये देख लेना है कि क्या कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ये ना बोला गया हो. ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है. दैट मीन्स मैं आराम से यहाँ से ये वैल्यू ले सकती हूँ. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि एक तो वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है देख लो. यहाँ से अगर मैं चेक करूँ 10/9/4 हो जाएगा. करेक्ट. दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 5/18. राइट. देख लो इतनी वैल्यू आई ना. 5/18 रखोगे तभी होगा. यस 5/18 वैल्यू आई है. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास y की 2 वैल्यू आई है एंड ऑफ कोर्स y के रेस्पेक्ट में हमारे पास x की भी 2 वैल्यू आएगी. सो बेसिकली फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट कि ऐसे हमें 2 पॉइंट मिले जहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस है. सो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 2. तो अब जो हमें यहाँ पे m प्लस n निकालना था आप मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी. करेक्ट. यहाँ पे हम m प्लस n की जगह 0 + 2 लिखेंगे. सो द आंसर विल बी नथिंग बट 2. क्लियर है. अंडरस्टूड द क्वेश्चन. कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कुछ था ही नहीं यहाँ पे. बहुत ही सिंपल था. तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन. और ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन. देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2022 में. तो देखो यहाँ क्या है. इफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0 ठीक है ऑन द कर्व x इक्वल्स टू t के फॉर्म में है. ठीक है. एंड y इक्वल्स टू t के फॉर्म है. दैट मीन्स पैरामेट्रिक फॉर्म है. डन. जहाँ t की वैल्यू गिवन है 0 से लेके π/2 के बीच में है. ठीक है. विथ पॉजिटिव x एक्सिस इज π/3 देन y0 इज इक्वल टू व्हाट. क्या बोला गया है. ये जो कर्व है जो कि x एंड y के फॉर्म में गिवन है सेपरेटली. दैट मीन्स यहाँ पे एक पैरामेट्रिक फॉर्म का बनेगा ये इक्वेशन. तो यहाँ जो टेंजेंट होने वाला है इस कर्व पे वो क्या कर रहा है π/3 की एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ. दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब यही हुआ कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो कितना है π/3. दैट मीन्स tan π/3 है. राइट. तो tan π/3 का मतलब क्या होता है √3. यस. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जब dy/dx निकालोगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे. दैट मीन्स क्या गिवन है दैट जब भी आप dy/dx निकालोगे एट x0, y0 तो उसकी वैल्यू इज नथिंग बट यू हैव टू टेक √3. वाई. बिकॉज दिस इज नथिंग बट tan ऑफ π/3 एंड दैट वी ऑल नो कि दिस इज नथिंग बट √3 होता है ना. तो ये गिवन है. अब x भी गिवन है y भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ t. तो क्यों ना हम dy/dx निकाल के भी देख ले. और उस केस में फिर हमें क्या चाहिए y0 चाहिए. राइट. तो बेसिकली आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि अगर हम t निकाल लेंगे यहाँ से तो हमारे पास y0 निकल आएगा है ना. और t निकालने के लिए हम dy/dx निकालेंगे तो ऑफकोर्स उसमें t का ही आएगा फॉर्म. राइट. तो चलो निकालते हैं. दैट मीन सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है 12t प्लस 12 sin t cos t को क्या मैं 6 sin 2t लिख सकती हूँ. बिल्कुल लिख सकती हूँ. मैंने 2 अंदर लिख लिया फॉर्मूले के अंदर. अब फ्रॉम हियर अगर मैं dx/dt लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा 12 प्लस यहाँ पे 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 cos 2t. होगा कि नहीं. बिल्कुल होगा. सो बेसिकली हमारे पास जो ये वैल्यू आई है क्या मैं इसकी जगह पे अगर 12 कॉमन ले लूँ तो ये 1 + cos 2t हो जाएगा. एंड यू ऑल नो कि 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 24 cos स्क्वायर t लिख सकते हैं. राइट. चलो dx/dt निकाल के रख लिया. अब बात करते हैं y की. नाउ व्हाट वी हैव y जो है वो गिवन है 12. अब यहाँ देखो 1 + sin t का होल स्क्वायर है तो इसको एक काम करते हैं ऐसे ही रहने देते हैं तो फिर ज़्यादा इजी होगा इसका डिफ्रेंसिएशन. सो फ्रॉम हियर अगर मैं dy/dt निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा 12. अब इंटू 2 × 1 + sin t होगा. करेक्ट. अब इनटू अंदर का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स चेन रूल लगाते हुए cos t. तो बेसिकली क्या वैल्यू आ गई है 12 × 2 24.
तो यहाँ से 24 cos t, और यहाँ से देखो अगर 2 sin t cos t को मैं साथ में लिख लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, sin 2t मिलेगा ना। तो क्या मैं यहाँ से वो भी लिख सकती हूँ या नहीं, तो एक काम करते हैं 24 cos t को बाहर रहने देते हैं, यहाँ 1 + sin t रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। हमें मेनली क्या करना है, dy/dx निकालने के लिए दोनों का रेशियो लेना है, तो जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है हमारा वो फोकस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, डन। सो बेसिकली हमने dy/dt निकाल लिया, dx/dt निकाल लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा दैट dy/dx जो हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, dy/dt, राइट, हमें चेन रूल लगाना होता है ना, अपॉन dx/dt, राइट। तो ये मोर देन टेंजेंट एंड नॉर्मल से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं रखी हुई यहाँ पे। अब यहाँ देखो dy/dt का मतलब क्या है, लिख लो 24 cos t × 1 + sin t, ठीक है, डन, ओके। अब डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ, 24 cos square t, ठीक है ना, यही है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 24 कैंसिल करा दिया, cos t एक यहाँ से कैंसिल करा दिया, तो बेसिकली 1 + sin t अपॉन हमारे पास क्या मिला है, cos t, राइट। अब यहाँ से देखो मेनली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, dy/dx इज नथिंग बट sec t एंड देन प्लस tan t, डिवाइड कर दिया बस, है ना, कैन आई राइट दिस, लिख सकती हूँ, राइट। अब देखो अब हमें पता है कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू √3, ये तो चीज़ें गिवन है, कब, जबकि हमने x0 y0 ले लिया है, राइट। तो एट x0 y0 पॉइंट पे, है ना, ये गिवन है। तो x0 y0 पॉइंट पे t की क्या वैल्यू होगी, यहीं से हमें निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। ये तो x0 y0 पे बोला गया है, बट हमारे पास इक्वेशन में कहीं x0 y0 का टर्म ही नहीं है, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स उस जगह पे t की जो वैल्यू है वही आएगी जो कि एंगल के फॉर्म में है, समझ रहे हो बात को। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट यहाँ से अब हमें इस इक्वेशन को पर्टिकुलरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, दोनों को आपको पता है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फंक्शन, दैट मीन किसी एक में अगर हम कन्वर्ट कर दें दैट विल बी ईजियर फॉर अस, राइट। तो चलो अगर sec t को मैं tan t में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होता है, sec square t minus tan square t is nothing but 1, so sec t will be nothing but perfect square root of 1 plus tan square t, correct, and plus tan t इक्वल्स टू √3। अब आपको पता है ना कि हम जब भी इस तरह के इक्वेशन से डील करते हैं, सो व्हाट वी नीड टू डू, दैट मीन्स ये समझ रहे हो ना कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो भी आपके सिलेबस से हटाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से एडवांस के लेवल का बन सकता है, मे बी इसमें कुछ और एक बातें इंक्लूड कर दी जाएंगी और फिर बना दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसलिए लेके आई हूँ ये क्वेश्चन और सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो 1 + tan square t इक्वल्स टू क्या मैं √3 माइनस tan t लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देगा, 1 + tan square t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर इज 3 देन प्लस tan square t, ठीक है, माइनस 2 √3 tan t, है ना, इतनी बात आई यहाँ से। नाउ जस्ट सी tan square t को कैंसिल करा दो तो बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 √3 tan t की वैल्यू इज नथिंग बट 2, सो फ्रॉम हियर tan t की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√3, एंड यू नो कि अगर tan t की वैल्यू 1/√3 है, सो बेसिकली व्हाट वी कैन से t इक्वल्स टू नथिंग बट π/6। तो जब हमने ये बात कह दी कि t इक्वल्स टू π/6 है, तो इस केस में क्या आप y0 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल, राइट। तो चलो कहाँ निकाल दूँ, यहाँ निकालते हैं। सो हियर आई विल जस्ट सॉल्व फॉर y0, सो हेंस y0 at t इक्वल्स टू π/6 विल बी व्हाट, टेल मी, यहाँ पे 12 एंड देन 1 प्लस, जैसे यहाँ 30 डिग्री रखोगे तो ये 1/2 एंड इसका होगा होल स्क्वायर, तो 1/2 + 1 इज 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर इज 9/4, so 4 3s are 12 and then 9 3s are 27, so answer will be nothing but 27, so this is the final answer। देख लो कौन सा ऑप्शन है, so ऑप्शन C is your final and correct answer। Got it? क्लियर हुई बात कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यस। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब ये देखो, ये रहा अपने पास प्रॉब्लम नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है 2022 में, और ये क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का नहीं है बल्कि रेट ऑफ चेंज का है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना, जेईई मेंस वाले बच्चे भी, ठीक है। क्या है यहाँ, द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ बलून ऑफ स्फेरिकल शेप। सबसे पहली बात बताओ मुझे, मैंने कॉन्सेप्ट डॉन के टाइम में भी बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आ गए हो तो जिन बच्चों ने भी कभी ना कभी लाइफ में स्किप किया था कि भाई स्फेयर का रेडियस क्या होता है, तो उसके हिसाब से अपना उसका जो है एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, और कोन का क्या होता है एरिया, वॉल्यूम एंड वगैरह वगैरह, जितने भी इस तरह के फॉर्मूले हैं अब आपके एकदम जुबान पे होने चाहिए, आपको पूरा रट के रखना होगा। तो सारे फॉर्मूले एकदम मुझे एक चार्ट में चाहिए, आप एकदम लिख के तैयार रखो, ठीक है, बिकॉज हर जगह ये यूज होता है, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी बोर्ड एग्जाम और साथ ही साथ आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आप अच्छा कर पाओगे। डन, चलो। तो सरफेस एरिया बलून ऑफ स्फेरिकल शेप, दैट मीन समझ ही गए होगे, स्फेयर का हमें सरफेस एरिया चाहिए, तो जल्दी से बताओ क्या होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये लिख के रख लूंगी, तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है वो क्या होता है, करेक्ट, 4πr²। डन, चलो। अब इसके बाद being inflated, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे फुलाया जा रहा है, increases at a constant rate। ध्यान देना, जो ये हम इसमें हवा भर के इसको फुला रहे हैं तो एक कांस्टेंट रेट से उसका शेप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार जोर से फूंक दिया उसके बाद धीरे से फूका, ऐसा नहीं करना है। जिस किसी ने भी इसमें हवा भरना शुरू किया, चाहे वो मशीन से या फिर जैसे भी भर रहे हो आप, उसमें एकदम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ऐसे बढ़ेगा वो, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बढ़ेगा, दैट मीन्स उसका मतलब आप समझ रहे हो क्या मतलब हुआ। दैट मीन्स कांस्टेंट रेट से बढ़ने का मतलब है कि वो जो भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है उसके शेप को बढ़ाने के लिए, वो है अपना एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। मैथमेटिकली जब भी आप डील करते हो तो प्रैक्टिकल चीज़ों को हम फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर, दैट मीन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट रेट का, दैट मीन्स यहाँ पे जो शेप है उसका वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर हुई बात, चलो यहाँ से बात हम समझ गए। उसके बाद क्या है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, ठीक है, दैट मीन्स अगर इनिशियली हमारा रेडियस क्या है, 3 यूनिट है, एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स इट बिकम्स 7 यूनिट, डन, देन इट्स रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड्स इज व्हाट। तो आपको यहाँ पे 9 सेकेंड के बाद इसका रेडियस क्या होगा ये बताना है। क्लियर, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या काम करना है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि E=4πr² है, साथ ही साथ ये बोल दिया गया है कि कांस्टेंट रेट से इसका जो शेप है ना वो बढ़ रहा है। इसका मतलब जो रेडियस का फॉर्म इसमें बढ़ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि A जो है, अगर हम मान लें कि ये लीनियर कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर मैं उसको अज्यूम कर लूँ कि लेटेस्ट अज्यूम जो इक्वेशन बना रहा है ये वो है KT प्लस एनी कांस्टेंट C, क्या मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल। बट वी नो कि एरिया की वैल्यू यहाँ क्या है, 4πr², है ना, ये गिवन है। सो अब मैं अगर इसे इस तरह से लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इट शोज कि इसका जो शेप है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा, है ना। टाइम के साथ साथ ये कॉन्स्टेंटली एरिया का शेप बढ़ेगा, दैट मीन्स जो स्फेयर है ना वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, एंड फाइनली जाके हम पहुंचेंगे 4πr² पे भी। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, इट्स रेडियस इज 3 यूनिट है, दैट मीन्स इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, ठीक है, एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट बिकम 7 यूनिट, दैट मीन्स इतना स्टार्टिंग में हमें समझ में आ गया कि इनिशियली अगर रेडियस इसका 3 यूनिट है, इसका मतलब एट t इक्वल्स टू, अगर मैं 0 बोलूँ तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि रेडियस एट दैट प्लेस पे क्या होगा, r की वैल्यू जो गिवन है वो 3 यूनिट है, इसका मतलब सॉरी t इक्वल्स टू अगर 0 रखोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, 4πr², r² जैसे ही करोगे 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 जा 36, दैट मीन्स क्या मैं इसको 36 पाई लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। इनिशियली का मतलब ही वही है ना, इनिशियली का मतलब टाइम इज 0, जब टाइम 0 था तो रेडियस 3 यूनिट है, तो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, करेक्ट लिख लिया। अब क्या करना है, एट फिर से बोला गया है आफ्टर 5 सेकेंड इट बिकम 7 यूनिट, दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू क्या बोला गया है, 5 सेकेंड जब हमने लिया तो रेडियस कितना हो गया भाई, 7 यूनिट,
है ना। ये यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर रहे हो। सो इट डिपेंड्स कि अगर आप सब्जेक्टिव में ऐसे आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन तो आप प्रॉपर लिखना, अदरवाइज आप इसी तरह से कर सकते हो सॉल्व, कैसे भी, बस आपको सोल्यूशन पे पहुंचना है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, टी इक्वल्स टू, जैसे ही आप 5 रखोगे तो आप मुझे बताओ सी की वैल्यू तो हमने कांस्टेंट थी जो निकाल ली है, ये तो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, के और यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो तो के हमारा कांस्टेंट है वो निकल आएगा। तो चलो KT that means यहाँ 5T plus 36 pi and that will be nothing but 4 pi into, मुझे बता दो, R square that means 7 का स्क्वायर is 49, राइट, यही होगा। सो बेसिकली अगर मैं 5T की वैल्यू पूछूं तो आप क्या लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, सो 6 एंड देन 196 पाई माइनस 36 पाई हो गई है वैल्यू। सो इससे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी आ रही है, 160 पाई। सो देयरफॉर हम यहाँ से हमें किसकी निकालनी थी वैल्यू, नॉट इज टी, दिस इज 5K बेटा, ठीक है ना, बिकॉज टी की वैल्यू तो हमने 5 रखी ही है। सो दिस इज 5K। सो हमारे पास यहाँ पे K जो कांस्टेंट थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 160 पाई अपॉन 5, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 3 और ये 2, तो 32 पाई आ गई है, ठीक है ना। सो देयरफॉर K की वैल्यू हमने निकाली 32 पाई एंड C की वैल्यू हमने निकाली थी 36 पाई, राइट। तो हमने ये दोनों ही कांस्टेंट निकाल लिया है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि जो एरिया है उसको क्या मैं 32 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई लिख सकती हूँ, बिल्कुल। बट वी नो कि एरिया को हमने यहाँ क्या बोला है, स्फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। सो नाउ टेल मी देन इट्स रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड, क्या मैं नहीं निकाल सकती? यहाँ देखो टी की वैल्यू जैसे ही 9 रखोगे, बस एक ही तो अननोन आर बैठा है तो उसको तो आराम से निकाल ही सकते हो, करेक्ट। सो देयरफॉर आफ्टर 9 सेकेंड्स, इसका मतलब t इक्वल्स टू 9 रखो। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 पाई इंटू 9 प्लस 36 पाई, राइट। तो सबसे पहले तो पाई को आप कैंसिल करा दो हर जगह से, 4 भी दिख रहा है इसको भी कैंसिल करा सकती हूँ, 8 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। सो व्हाट वी हैव गॉट कि आर स्क्वायर इज नथिंग बट 9 8 जा कितना होता है 72 प्लस 9, 72 प्लस 9 सबको ही पता है 81। सो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस है तो प्लस माइनस तो लेंगे ही नहीं भाई, हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। सो 9 9 जा 81 होता है, तो देयरफॉर द आंसर इज नथिंग बट 9 यूनिट। तो क्या आंसर लिखना होगा, 9 यूनिट, जो कि है ऑप्शन ए। सो ए विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर, बात क्लियर हुई, यहाँ पे बात समझ में आएगी कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। डन, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। तो चलो करते हैं एक सबसे आसान सवाल, जिस बच्चों के किस्मत में ये क्वेश्चन आया होगा ना वो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, आई एम श्योर। तो देखो आप भी ट्राई करो और देखो कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या है यहाँ, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, बता दो क्या होता है सरफेस एरिया, करेक्ट, 6a स्क्वायर is increasing at a rate of this centimeter per square per second, ठीक है, डन। retaining its shape, that means shape change नहीं हो रहा है, फाइन। then the rate of change of its volume in centimeter cube per second, अब क्या करना है आपको, यहाँ सरफेस एरिया का रेट गिवन है तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है सेम क्यूब का, when the length of the side of a cube is 10 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास एक पॉइंट बता दिया गया है दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर जब उसके साइड की मेजरमेंट है तब उस केस में हमें बताना है। बहुत सिंपल है कि नहीं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है वो आप सबको पता है कि अगर मैं इसको एरिया लिखूं तो दिस इज 6a स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन क्या है, dA अपॉन dt गिवन है एंड दिस इज कितना गिवन है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसको लिखने की जरूरत है नहीं आपको, बिकॉज देख रहे हो कहीं यूनिट नहीं है। बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ मीटर क्यूब पर सेकेंड पूछ लिया जाता देन यू हैव टू प्ले विद दिस। ध्यान रखना उस जगह पे कि जिसमें गिवन है उसमें गिवन है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू चेंज इट। तो वैसे क्वेश्चन मैक्सिमम ना फिजिक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आपका बस कॉन्सेप्ट देखा जाता है, तो यहाँ मैक्सिमम चांसेस में, राइट, 99% ऐसे ही क्वेश्चन देखे जाएंगे जहां इनके साथ आपको खेलना नहीं है, इसके लिए आप फिजिक्स में जाओ। बट यहाँ पे आपको जो करना होता है मेन आपको कि क्या है, कैसे आप इसको परफॉर्म करोगे, ठीक है, ओके। तो अब क्या है 3.6 गिवन है, बट यहाँ से हमारे पास डी अपॉन डी टी अगर हम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा 6 2 12 a इंटू परफेक्ट डी स्मॉल a अपॉन डी टी, है ना, यही होगा। जहाँ a क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है,
ठीक है, फाइन। तो यहाँ से ये बात गिवन है, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं पूछूं कि dA/dt की वैल्यू कितनी होगी तो क्या आप बता सकते हो? यस, 3.6/12a बोलोगे। अब ये देखो ना, बहुत अच्छा सा दिख रहा है, मिलता जुलता, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 12 3 जा 36, सो दिस इज 3/a इंटू 10, दैट मीन्स 10a लिखना चाहिए था कायदे से। चलो उसको ठीक करके लिख ही देती हूँ 10a। तो यहाँ पे अपने पास ये जो वैल्यू है वो 10a आ गई है, ठीक है। तो dA/dt हमने निकाल के रख लिया, फाइन। अब क्या है, therefore सबसे पहले मुझे बताओ v क्या है। सिंस वी हैव v की वैल्यू इज नथिंग बट a क्यूब, जब साइड a होता है तो क्यूब का वॉल्यूम। सो therefore अगर मुझे dv/dt यहाँ निकालना है, वही निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 3a² इंटू करेक्ट dA/dt। सो फ्रॉम हियर 3a² इंटू dA/dt की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3/10a। तो यहाँ से देखो a कैंसिल, तो यहाँ से कितनी आ रही है वैल्यू 9a/10। सो देयरफॉर हमें जो dv/dt कब चाहिए थी, जब साइड जो है क्यूब का वो कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 10/10, सो इजी, दिस इज नथिंग बट 9। सो यहाँ पे dv/dt की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसलिए हमने यूनिट नहीं लिखा, डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि है करेक्ट ऑप्शन डी। गॉट इट, अंडरस्टूड। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। क्या है यहाँ, S इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइन। अब उसके बाद फॉर विच द लाइन दिस इज अ tangent टू द कर्व दिस एट द पॉइंट a, b, जहाँ a b का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू 0, देन S को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स बेसिकली आपको S सेट के बारे में पता करना है। दैट मीन्स ये जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये n है उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। दैट मीन्स ये n की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, जो भी वैल्यू ले सकता है वो होगा अपने सेट S के अंदर। डन, चलो फिर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ये कर्व है अपने पास, ठीक है। तो x/a⁴n है प्लस y/b⁴n है एंड दैट इक्वल्स टू 2 है, फाइन। अब ये बोला गया है इस कर्व पे पर्टिकुलर पॉइंट ए बी पे हमें जो टेंजेंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन खुद से निकालते हैं कि एट ए बी पे क्या निकलेगा। अगर ये तो सेम आया तब तो हम यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि किस चीज में पॉसिबिलिटीज होगी, कब पॉसिबिलिटीज होगी, राइट। एंड के किस पॉइंट पे हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाला टेंजेंट मिलेगा, राइट, यही कर सकते हैं। तो चलो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तभी तो हमें टेंजेंट मिलेगा ना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए बी। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो x⁴n का पता ही है, n⁻n−1 होता है, तो डरने की जरूरत तो बिल्कुल थी ही नहीं इस केस में कि इसका आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। तो n-1 रुक जाना, चेन रूल लगाना है। x/a का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, करेक्ट 1/a, तो उसको मत छोड़ देना, डन। प्लस अब यहाँ सेम तरीके से y/b⁴n−1 होगा, इनटू क्या करना होगा परफेक्ट 1/b, राइट। एंड देन उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज हमने y/b को डिफ्रेंशिएट जो किया तो 1/b तो कांस्टेंट था, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होता है एंड दैट इक्वल्स टू 2 का डिफ्रेंशिएशन करेक्ट 0, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, dy/dx निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं dy/dx निकालूं तो आप मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी, ध्यान देना जरा। सबसे पहले तो देखो n कैंसिल करा सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे 0 है इस साइड। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही तो एक काम करो, मैं जैसे यहाँ एक काम कर रही हूँ, एक dy वाले टर्म को एक साइड रहने दे रही हूँ और ये सारे टर्म को उधर लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या मिला, -x/a⁴n−1 इंटू 1/a, ठीक है। सो अब अगर मैं लिखूंगी dy/dx की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -1/a पहले लिख लेती हूँ, देन x/a⁴n−1 डिवाइडेड बाय 1/b, ठीक है, इंटू y/b⁴n−1, है ना, यही वैल्यू आई है। बट अब हमें जो काम करना है वो क्या है कि हमें इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का एट पॉइंट ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो टेंजेंट का हमने यहाँ स्लोप निकाला है उसको किस पॉइंट में निकालेंगे, a.a, b पे। सो देयरफॉर एट
a कॉमा b अपने पास dy/dx जो है वो कितना हो जाएगा, a कॉमा b पे देखो जरा, जैसे ही a कॉमा b रखोगे x की जगह a और y की जगह b, तो a/a क्या होता है 1 to the power anything is what 1 only, डन। तो यहाँ से हमें सिर्फ -1/a मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से b/b दैट इज फिर से 1 to the power anything is 1 only, सो दैट्स वाई 1/b मिलेगा। तो अगर 1/a दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास मिला 1/a/1/b, तो बेसिकली -b/a आ गई है वैल्यू, है ना। तो हमने यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला है, तो चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, एट a कॉमा b पे अगर मुझे लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस b अपॉन x माइनस a होता है, तो यहाँ y माइनस b अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू m, दैट मीन्स माइनस b अपॉन a लिखूंगी, यही करूंगी ना। तो चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, y के टर्म को एक साथ, x के टर्म को एक साथ और बाकी कांस्टेंट को एक साइड अगर मैं करूँ तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, देखो ज़रा, मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस b को मैं इस साइड लेके आ रही हूँ और x को उधर लेके जा रही हूँ, तो y अपॉन ये हो जाएगा b, माइनस को वहीं छोड़ दिया है, माइनस b अपॉन b इज 1 एंड दैट इक्वल्स टू x बाय a हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो x बाय a और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे a बाय a दैट इज 1 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब खुद आप देख के मुझे बताओ कि क्या मैं इसे x बाई a प्लस इस टर्म को इधर लेके जा रही हूँ, इसको उधर लेके जा रही हूँ, तो y बाई b इक्वल्स टू 2 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, राइट। सो फ्रॉम हियर बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट, यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिला है टेंजेंट का वो जो गिवन था उसी के बराबर मिला है। तो अगर हमारा जो टेंजेंट निकाला है हमने वो हर केस में, बिकॉज देखा हमने यहाँ पे कि कहीं पे भी मुझे n के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ा, राइट बस एक बात सोचनी पड़ी कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो तो ऑलरेडी बोला गया है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो दैट मीन्स और कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो व्हाट वी कैन से दैट ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, देयरफॉर एस की जो वैल्यू बोली गई है ना वो यही होगी, ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ देखो s इक्वल्स टू 5 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ऑफ s इक्वल्स टू 1 ये भी पॉसिबल नहीं है, 2 के बॉस पॉसिबल नहीं, दैट मीन्स 2 के तब लिया जाता जब ये इवन नंबर कहलाता, बट हमने तो देखा कि हर केस में पॉसिबल है, दैट मीन्स एस में जितने भी नेचुरल नंबर लिए गए थे हर के लिए ये पॉसिबल है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स डी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन, देखो इसमें भी क्या लिखा गया है और ये आया हुआ है 2021 का क्वेश्चन है। इफ द कर्व दिस passes through the point 1,2, ठीक है, डन, एंड द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ऑरिजिन इज y इक्वल्स टू x, ठीक है, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर, कितने अननोन है, ए बी सी 3 अननोन, तो मिनिमम 3 इक्वेशन तो चाहिए, ज्यादा मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या 3 इक्वेशन गिवन है, फटाक से बता दो क्या गिवन है, यस गिवन है। कैसे, ये जो कर्व है वो पास कर रहा है 1,2 से, देन एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद एंड द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे टेंजेंट है, इसका मतलब ये जो कर्व है वो ऑरिजिन से भी पास करेगा, तो दूसरा इक्वेशन। तीसरा, जो कर्व का जो टेंजेंट बन रहा है ऑरिजिन पे उसका स्लोप यहाँ से मिल जा रहा है, दैट मीन्स dy/dx भी हमें मिल रहा है जो कि कितना दिख रहा है 1। 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व करके बता सकते हो ना आंसर, यस तो था ना इजी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दैट मीन्स जैसा हमें बोला गया है यहाँ पे y इक्वल्स टू जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गिवन है वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है फ्रॉम 1,2 से। इसका मतलब मैं यहाँ अगर रखूँ तो मुझे वैल्यू एकदम ये सूट करती हुई दिखेगी कि इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो a प्लस b प्लस c लिख सकती हूँ, बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन हमने ये लिख दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा 0, 0 से भी पास करेगा, एंड अगर मैं 0, 0 को बोलूँ कि ये भी है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द कर्व, ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट बोलूँ ऑन द कर्व, दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 रखोगे और ये भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स c इज नथिंग बट 0। तो हमने यहाँ से डायरेक्टली भाई c की वैल्यू ही निकाल ली, ठीक है, सबसे आसान था। अब क्या है, अब बोला गया है कि टेंजेंट का जो है दैट मीन्स dy अपॉन अगर मैं dx निकालूं तो वो कितना गिवन है, 1 गिवन है ना, एट ऑरिजिन। तो 0,0 पे बोला गया है कि दिस इज नथिंग बट 1,
इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx उस कर्व का निकालेंगे। तो अगर उस कर्व का मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या दिख रहा है, 2ax + b, राइट, यही दिखेगा। एंड देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx एट 0,0 पे अगर मैं बोलूँ तो व्हाट विल बी हियर, 0 + b एंड दैट विल बी नथिंग बट 1। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि b की वैल्यू हमने निकाल ली है 1। सो देयरफॉर b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0। तो बता दो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2 - b - c, लिख दो सारी वैल्यू, -b that means -1 - 0, so this is 1 only. So hence हम क्या लिख सकते हैं, a = 1, b = 1 and c = 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है अपना करेक्ट ऑप्शन, था ना, बहुत ही आसान सवाल, राइट। देखो a = 1 यहाँ आ रहा है, b = 1, अच्छा तो यहाँ नहीं, यहाँ आ रहा है, c = 0 यहाँ, दैट मीन्स ऑफ कोर्स c जो है वो है अपना करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, क्लियर, बात समझ में आ गई एकदम, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या करना है, और ये देख सकते हो आया हुआ है जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये। लेट P H, K बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, अच्छा दैट मीन्स ये H के जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, नियरेस्ट टू द लाइन दिस, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट P इज व्हाट। क्या समझ में आया? क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से देखो। अगर आपने इस 2 लाइन को, 1.5 लाइन है बेसिकली, इसको समझ लिया तो तुरंत से बना दोगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, सबसे पहले एच के जो है एक पॉइंट है ऑन दिस कर्व, कैसा पॉइंट है, जहां पे जो कि पॉइंट नियरेस्ट है इस लाइन के, दैट मींस लेट अस अज्यूम कोई भी एक कर्व है, ठीक है, वो एक लाइन के नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, याद आया कुछ, टैंजेंट। दैट मीन्स जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी लाइन अगर ये इसको कट नहीं कर रहा है, देख भी सकते हो ना, y = 3x - 3 अगर हम रखेंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। LHS = RHS आना चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए तभी सेटिस्फाई करता है। तो दिख रहा है कि नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब वो जो लाइन है उसको कभी भी टच नहीं करेगा। अब उस कर्व पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि इसके नियरेस्ट होगा, तो ऑफ कोर्स जो टैंजेंट बना रहा है और जो कि पैरेलल होगा इस लाइन के, समझ रहे हो बात। देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी, ये सब दिख रहा है ना, काफी दूर है, ये भी पॉइंट दूर है, ये भी दूर है, बट जो एकदम नियरेस्ट है वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होगा, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट डॉन में। डन, इसका मतलब ये जो P पॉइंट है वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, टैंजेंट का पॉइंट है, जो कि टैंजेंट जो है यहाँ पे वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। दैट मीन्स टैंजेंट का स्लोप शुड बी व्हाट, नथिंग बट 3 और नॉट, mx + c का फॉर्म है, डायरेक्टली वी कैन से, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट कि अगर मैं इस y = जो x² + 7x + 2 गिवन है, यहाँ से इस कर्व पे अगर मैं टैंजेंट का स्लोप निकालूँ तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy/dx, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2x + 7। इसका मतलब क्या बोला गया है कि dy/dx जबकि हम पॉइंट P पे रखेंगे, h, k पे, ये h है, h, k पे जब हम चेक करेंगे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू नथिंग बट 3 और नॉट, राइट, सिंस दैट टैंजेंट हियर मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन गिवन, है ना। तो लाइन गिवन के पैरेलल अगर होगा तो ऑफ कोर्स 3 ही होगा इसका स्लोप। इसका मतलब व्हाट वी कैन से, 2x + 7 इज नथिंग बट 3। सो फ्रॉम हियर अपने पास 2x की वैल्यू आ गई -4, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो दैट मीन्स ये जो x की वैल्यू आई है वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, h की वैल्यू, बिकॉज ये हमें क्या रखना है, h के जैसे रखेंगे तो यहाँ 2x की जगह 2h लिखना है। तो डायरेक्टली मैं एक काम करती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं x की जगह h ही लिख देती हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो मतलब। सो हियर इट इज h, k, तो ये 2h हो गया, ये 2h हो गया, दैट मीन्स h = -2। सो देयरफॉर अगर k की वैल्यू पूछो तो कितनी हो जाएगी, बता दो मुझे। अब ये जो h, k कहाँ है, वो उस कर्व पे है, दैट मीन्स उसको सेटिस्फाई करेगा, तो k की वैल्यू विल बी यहाँ h की स्क्वायर रख दो, तो दैट मीन्स h का स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर इज 4, -14 + 2, सो व्हाट वी हैव गॉट, 6 और -14 दैट मीन्स -8, ठीक है। तो देयरफॉर k की वैल्यू हमारे पास आ गई है -8। तो हमने पॉइंट P निकाल लिया है यहाँ से, और वो क्या है, h, k, एंड दैट इज नथिंग बट
हियर इट इज -2, 8, राइट। तो हमने यहाँ से -2, -8 है ना, लिख दो। अब जब पॉइंट निकल गया है तो क्या आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। अब नॉर्मल का इक्वेशन दैट मीन्स उसका स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन जो भी हमने dy अपॉन dx निकाला है, राइट। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पे? एट P H, K पे कितनी हो जाएगी वैल्यू? विल बी नथिंग बट y माइनस y1 जो कि कितना होगा? -8 दैट मीन्स +8 डिवाइड बाय x माइनस x1 दैट इज नथिंग बट +2 एंड दैट विल बी -1 अपॉन कितना निकाला था? 3। सो दिस इज दिस ओनली। अब इसको सॉल्व कर लो, निकाल लो इक्वेशन। सो व्हाट यू विल गेट? 3y + 24 इक्वल्स टू -x - 2। तो कायदे से दिस इज x + 3y एंड हियर अगर इसको लेके आ जाओ तो +26 दैट इक्वल्स टू 0। कौन सा इक्वेशन है देख लो जरा। दैट विल बी द फाइनल आंसर, x + 3y + 26। ओके, सो तो पहला ऑप्शन ही हो गया आपका करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। देख सकते हो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। जेईई मेन में जब अपना टेंजेंट नॉर्मल था तब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था वहां पे 2023 में। तो देखो क्या है, लेट द क्वाड्रेटिक कर्व पासिंग थ्रू, दैट मीन सबसे पहले तो ये देखो क्वाड्रेटिक कर्व है, ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द लाइन दिस, दैट मीन्स टैंजेंट बोल दिया गया है, एट द पॉइंट दिस बी वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स हमारे पास जो क्वाड्रेटिक कर्व है वो कुछ नहीं बल्कि सिंपल बोल दिया गया है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है। वी डोंट नो अबाउट दिस, एक अननोन कर्व है बट ये पता है कि क्वाड्रेटिक कर्व है, ठीक है। देन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो बड़ा पेचीदा लग रहा होगा बट यकीन मानो अगर लाइन बाय लाइन सोचते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इक्वेशन में काफ़ी कुछ दे रखा है, इस प्रॉब्लम में काफ़ी कुछ गिवन है। जैसे ही y इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे f ऑफ x और ये गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या मैं यहाँ पे x² + bx + c अज्यूम कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो चलो मैंने y इक्वल्स टू x² + bx + c अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a b c भाई अपना रियल नंबर है, वो तो सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक। ये कर्व जो है पासिंग थ्रू -1, 0 है। सो -1, 0 जो है इट इज ऑन द कर्व है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 0 इक्वल्स टू माइनस, दैट मीन्स ये हो गया +a - b + c। इसका मतलब मैं अगर लिखूं कि b इक्वल्स टू a + c है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमने एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लिया, डन। अब क्या है, एंड टचिंग द लाइन y इक्वल्स टू x एट 1, 1। अब अगर उस लाइन को टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब वो पॉइंट फिर से उस इक्वेशन पे लाई करेगा, उस कर्व पे है। इसका मतलब फिर से मैं बोल सकती हूँ 1, 1 इज ऑन द कर्व अगेन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि 1, 1 है मतलब y के लिए 1 और यहाँ से देखो a + b + c हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज a + b + c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब हमने क्या देखा है, a + c की वैल्यू b है, तो क्या मैं यहाँ से 2b लिख सकती हूँ? 2b इक्वल्स टू 1, राइट। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि b की वैल्यू 1/2 आ गई है। तो देखो हमने एक अननोन तो निकाल लिया, अब b की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब उसके बाद क्या है भाई, ये बोला गया है कि सबसे पहले आप देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम और चीजें सोचना चाहेंगे कि और क्या गिवन है। एक और बात गिवन है कि जो टेंजेंट है वो क्या है, y इक्वल्स टू x है। तो टेंजेंट का मतलब y इक्वल्स टू x है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं f' निकालूं तो ये जो होगा, जो स्लोप देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। इसका मतलब f' जो सबसे पहले निकालूंगी तो वो क्या होगा, 2ax + b। एंड गिवन क्या है कि अगर मैं बोलूं आपसे कि f' जो है वो किस पॉइंट पे, 1, 1 पे, राइट। तो x एट वहाँ 1.1 पे मस्ट बी नथिंग बट 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 2a + b इज नथिंग बट 1, होगा ना। यस, सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू बता दो मुझे कितनी हो जाएगी, 1 माइनस ये हमने कितना निकाल के रखा था, 1/2। सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, तो दैट इज a इक्वल्स टू 1/4 आ गई है वैल्यू। a 1/4, b 1/2, तो क्या c d निकाल सकते हो ना। सो देयरफॉर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b - a एंड दैट इज नथिंग बट अगेन 1/4। तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। सो देयरफॉर जो फंक्शन है f ऑफ x दैट इज y एंड दैट इज इक्वल्स टू
ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस बी इज 1/2x प्लस सी इज 1/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बिकॉज ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, या तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई गल नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है, देन द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 इज व्हाट। तो अब हमें नॉर्मल का बताना है इंटरसेप्ट, इसका मतलब इस इक्वेशन के नॉर्मल के बारे में हमें बोलना है। दैट मीन्स अगर हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। एट पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1। अब अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 जो बोला गया है यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो कि अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 जो है, अगर उस पॉइंट में मुझे नॉर्मल निकालना है, इसका मतलब वो पॉइंट फिर से इस इक्वेशन पे लाई करेगा कि नहीं। यस इसका मतलब y मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 और x की वैल्यू अल्फा होनी चाहिए, करेक्ट, यही मतलब है। तो चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। सो दिस इम्प्लाइज कि अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 लाइज ऑन fx। तो जैसे मैंने ये बात बोली लिख दो यहाँ पे वैल्यू, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 प्लस 1/4। तो थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो व्हाट वी कैन सी, एलसीएम लूंगी मैं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, और देखो ज़रा ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो गया ना, अपॉन 4। अब यहाँ से देखो तो अल्फा प्लस 1 मैं कैंसिल करा सकती हूँ, बिल्कुल। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, अल्फा प्लस 1 इज नथिंग बट 4। सो फ्रॉम हियर अल्फा की वैल्यू आ गई है 3। अगर अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है, देयरफॉर द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 क्या है, करेक्ट 3,4। तो अगर हमारे पास पॉइंट निकल के आ गया है तो क्या आप इस पे नॉर्मल नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, करेक्ट है ना। तो चलो इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें क्या करना होगा, dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx इसका मतलब f डैश x एट दिस पॉइंट 3,4 कितनी निकलेगी, यहाँ देख लो 2a का मतलब कितना हो गया है, 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, b की वैल्यू कहाँ से थी, 1/2, राइट। निकाल लो, सबको सॉल्व कर लो। सो दिस इज 3/2 प्लस 1/2 इज कितना होता है, 4/2, दैट इज नथिंग बट 2। तो हमने यहाँ से f डैश x की वैल्यू 2 निकाली है, तो देयरफॉर कहाँ पे सॉल्व कर दो, चलो यहाँ करती हूँ। सो देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा, यही पूछा गया ना, एक्स इंटरसेप्ट पूछा गया, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं यहाँ पे कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस 4 अपॉन x माइनस कितना हो जाएगा 3 दैट इक्वल्स टू -1/2 होगा ना, बिकॉज हमने dy/dx निकाला है। नॉर्मल का क्या होता है अपना जो स्लोप है दैट इज 1/dy/dx माइनस साइन के साथ, सो दैट्स वाई -1/2, राइट। अब हमें जो x इंटरसेप्ट चाहिए, आइदर एक काम कर सकते हो, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो सिंपल तरीका है, x इंटरसेप्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसका मतलब कि ये जो है पॉइंट, जिस पॉइंट पे y 0 होगा वही होगा। सो यहाँ पे फॉर x इंटरसेप्ट व्हाट वी कैन डू, ये एकदम ध्यान रखना, दिस इज द शॉर्टकट। इंटरसेप्ट के लिए व्हाट वी कैन डू, y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। जब y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, -4 माइनस माइनस कैंसिल, सो 8, सो x माइनस 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 8, सो फ्रॉम हियर x मस्ट बी 11। इसका मतलब x इंटरसेप्ट जो होगा कितना हो रहा है, 11। सो व्हाट शुड बी द आंसर, नथिंग बट 11। सो ये है आपका करेक्ट एंड फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा अच्छे लेवल का, इसको एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस करना अगर आपने नहीं किया है तो। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, देख सकते हो ये 2019 का क्वेश्चन है। तो चलो देखिए इसमें क्या है, इफ द टैंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक है, जहाँ x की वैल्यू ऑफ कोर्स इसके बराबर नहीं होगी, नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, एंड बोल दिया गया है कि ये ओरिजिन के बराबर बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, ऑन इट इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन, देन कौन सा जो इक्वेशन है वो सही होगा। इसका मतलब बेसिकली आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि अननोन है, राइट। तो बहुत इजी नहीं है क्वेश्चन, एक कर्व बोल दिया गया है, वो क्या है, उस पे जो टैंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल है इस लाइन के, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू गिवन है भाई किसी एक पॉइंट पे,
निकाल लो फिर, क्या करना ही क्या है इसमें। सो यहाँ y इक्वल्स टू गिवन है x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। सो बेसिकली अगर मैं dy अपॉन dx पूछूँ तो क्या बोलोगे आप, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x दैट इज 1 ओनली माइनस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस दैट इज नथिंग बट 2x ओनली। सो हियर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं इसको चलो यहीं पे लिखती हूँ dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। किस पॉइंट पे बोला गया है, अल्फा कॉमा बीटा पे, ठीक है। अब बोला गया है कि अल्फा कॉमा बीटा पे ये जो है इस लाइन के पैरेलल होगी टेंजेंट। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट dy अपॉन dx एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू कितना गिवन है, यहाँ से पहले इस इक्वेशन को अगर मैं ठीक से लिखूं तो क्या दिख रहा है, ये 6y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत आसान हो जाता है वहां से आपको स्लोप पता करना। तो 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 11। सो बेसिकली यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस 2/6 कितना हो जाएगा, माइनस 1/3x प्लस 11/6, है ना। तो ये एक इक्वेशन गिवन है इस लाइन का, डन। तो यहाँ से स्लोप क्या है, माइनस 1/3। सो दिस इज नथिंग बट माइनस 1/3 है, राइट। एंड यहाँ से अगर मैं अल्फा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब करना क्या है आपको, बस यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है, और तो कुछ ज़्यादा करने को है नहीं यहाँ। तो चलो सॉल्व कर ले। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि माइनस माइनस में कैंसिल करा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, राइट, वही है ना, और तो कुछ है नहीं। तो मैंने सही किया ना, देखो 3 तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इधर नहीं, इधर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। चलो ठीक है, इसको वापस से करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। चलो अब यहाँ देखो क्या हो गया, ये 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर, यही है ना। तो अब देखो यहाँ से 9 9 कैंसिल। सो बेसिकली अगर मैं सबको एक साइड लेके जाऊँ तो अल्फा टू द पावर 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0, है ना। तो अब देखो जरा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ अगर अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस नथिंग बट 9 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज कि आइदर अल्फा की वैल्यू 0 होगी, जो कि नहीं लेनी है, बिकॉज जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू 0 ले लोगे तो इसका मतलब यहाँ जैसे ही अल्फा 0 रखोगे तो बीटा क्या हो जाएगा, वो भी 0। गेटिंग दिस आंसर, अंडरस्टूड। तो अल्फा को बीटा हमें 0 0 लेना ही नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज कि अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है, सिंस अल्फा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 ओवर हियर। अल्फा की वैल्यू निकाल ली, रख दो वैल्यू इन दिस इक्वेशन बिकॉज इसी को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इम्प्लाइज कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बीटा जैसे यहाँ रखोगे तो ये अल्फा 3 प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 3 कर लो, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 इज 6, तो कितना आ गया, माइनस 1/2। तो बीटा की वैल्यू हमने निकाली है माइनस 1/2। अब आपको बस बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। क्या करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये अल्फा बीटा बस पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई होगा, वही हो जाएगा आंसर, डन। तो अल्फा प्लस माइनस 3 बीटा प्लस माइनस 1/2, 3 रखो तो 6 3 जाओ कितना हो जाता है 18 एंड प्लस 2 इंटू 1/2 इज 1। तो ऑफकोर्स 18 प्लस 1 तो 19 ही होता है, प्लस माइनस कुछ भी रख के देखो, मॉड बोला गया है, दैट मीन्स 19 ही आंसर आ रही है। दैट्स वाई द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, डन, क्लियर, बात समझ में आई। सो देयरफॉर ऑप्शन ए जो होगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। हो गया, कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और ये रहा हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, देख सकते हो एनवीटी क्यूज है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, और ये आया हुआ है 2021 में। तो क्या है यहाँ, इफ द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल देन 4k टू द पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, पर ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। दोनों ही जो कर्व है एक पॉइंट पे
आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस अज्यूम कोई भी कर्व है, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट जो भी कर्व है किसी पॉइंट पे अगर कट कर रहा है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, अगर ये कर्व ना लेके मैं कोई और कर्व लूँ एक ऐसा जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमें कट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है वहां 90 डिग्री बना रहा है। और आपको तो अच्छे से पता है ना कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई दो कर्व आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट बनाऊं तो वहां पे टेंजेंट के बीच के एंगल कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री, है ना। यही कहने का मतलब है। और यहाँ पे हमें जो चाहिए वैल्यू वो दिख रहा है कि के यहाँ पे है, जो कि अननोन के फॉर्म में है। दैट मीन्स हमें बेसिकली के की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ यूज करना है कॉन्सेप्ट वो क्या है कि अगर दो कर्व गिवन है आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब श्योर शॉर्ट कि अगर मैं यहाँ से इसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालूं, दैट मीन्स वो अगर m1 हो और यहाँ से भी अगर टेंजेंट का स्लोप निकालूं और वो अगर m2 हो, तो हमें आसानी से बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? करेक्ट, -1, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? बिकॉज किसी पॉइंट पे अगर कट कर रहा है 90 डिग्री पे, दैट मीन्स टेंजेंट्स भी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो टेंजेंट के स्लोप्स जो होंगे मल्टीप्लिकेशन देकर आपको -1 देने वाले हैं। डन। और जिस भी पॉइंट पे हमें ऐसा सिचुएशन अराइव हो रहा है वो पॉइंट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। यही कहने का मतलब है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए x इक्वल्स टू वाई टू द पावर 4, तो हमें क्या दिख रहा है? 1 इक्वल्स टू 4y क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। सो लेट अस अज्यूम यहाँ से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी आ गई है? 1 अपॉन 4y क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट m1, ठीक है। चलो फाइन। एंड दूसरी बात क्या गिवन है? एक्स वाई इक्वल्स टू के गिवन है। तो सबसे पहली बात, अगर आप सोचोगे कि इसको हम यहीं से इसको कर दे डिफरेंशिएट, तो आपको दिख रहा है ना यू वी लगाओगे और यहाँ 0 हो जाएगी राइट हैंड साइड, तो के वाला सारा टर्म ही खत्म हो जाएगा, इजंट इट। बट हमें जो आंसर में चाहिए क्वेश्चन में के फॉर्म में ही पूछा गया है, तो भाई के को पहले जिंदा तो रखना होगा। अगर हम यहाँ इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दिए तो के तो चला गया, तो के को मरने नहीं देना है। भले उसको वेंटिलेटर पे रखो बट जिंदा रखना होगा, राइट। तभी इस क्वेश्चन को सरवाइव कर पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इसको कुछ इस तरह से चेंज कर दे सो दैट डिफरेंशिएट करने के बाद भी अपने डी वाई अपॉन डी एक्स में भी के टर्म आए। कैसे आएंगे देख लो ना, बहुत ही सिंपल है। अगर x इक्वल्स टू मैं k बाय वाई लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे तो y इक्वल्स टू k बाय एक्स भी लिख सकते हो। बट हमें क्या फोकस करना है यहाँ, जितना से जितना टर्म कैंसिल हो सके। m1 इंटू m2 करना है तो ऑफकोर्स y वाले टर्म रखेंगे तभी हमारे पास कैंसिलेशन में आएंगे, है कि नहीं? यस, तब भी आप कर सकते हो। अगर आप उल्टा लेते हो तब उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट हमारा एम क्या होता है? कम कैलकुलेशन में ज़्यादा आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखो, फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। यही मिल रहा है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं आपसे पूछूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर अपॉन के, सो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन के, एंड लेट अस अज्यूम ये कितनी है? m2 है, ठीक है। डन। तो हमने यहाँ से m1 भी निकाल लिया, m2 भी निकाल लिया। अब हमें करना क्या है? हमें पता है सिंस हियर m1 इंटू m2 जब हम करेंगे तो -1 होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि अगर मैं 4y क्यूब लिखूं मल्टीप्लाइड बाय -y स्क्वायर बाय k लिखूं तो वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। तो देखो y क्यूब का क्यूब और ये कैंसिल, -1 यहाँ से कैंसिल। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? तो यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो 1/4k की वैल्यू कितनी आ गई है? y। मैंने ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज 4k के ही टर्म में हमें आंसर चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ से 1/4k इक्वल्स टू y लिख दिया। अब एक्चुअल में ये है क्या? y इक्वल्स टू 1/4k जो है एक पॉइंट आया है। अब इसके रिस्पेक्ट पे हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिकॉज जिस भी पॉइंट पे ये जो टेंजेंट्स आपस में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके स्लोप को, तो -1 दे रहा है। इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू आ गई है, ऑर्डिनेट है 1/4k। तो हम इस पे एब्सिसा भी निकालेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलो, सो दिस इम्प्लाइज जब हम इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर दूं वैल्यू, तो हमें क्या दिख रहा है? x की जो वैल्यू है वो y टू द पावर 4 है। इसका मतलब 1/4k टू द पावर 4 मिल रही है वैल्यू, ठीक है।
यहाँ से ये समझ में आया, ओके। और यहाँ से क्या समझ में आया, फ्रॉम 2 से हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया 1 से। अब 2 से हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई इक्वल्स टू होता है के, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4k लिख सकती हूँ टू द पावर 4, एंड वाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4k लिख सकती हूँ, राइट, लिख सकती हूँ ना, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट के, करेक्ट, यही वैल्यू है, ओके। सो फ्रॉम हियर नाउ जस्ट सी कि हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है। अगर आप ध्यान दो तो कैन आई राइट 1/4k होल टू द पावर 5 एंड दैट इक्वल्स टू 1, कितनी है वैल्यू, k, और हमें चाहिए क्या, 4k टू द पावर 6। तो थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं यहाँ पे इस k को इधर ले आऊँ तो k टू द पावर 6 तो हो जाएगा, बट 4 टू द पावर 6 नहीं हो पा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन गया 1/4k, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी और टू द पावर 5 है, और यहाँ पे भी अगर मैं 4k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब एकदम सही है, परफेक्ट है सब कुछ। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस 4 को इसी साइड रहने दूँ, इस पूरे 4k टू द पावर 5 को उधर लेके जाऊँ, तो क्या ये 4k टू द पावर 6 नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट दैट 4k टू द पावर 6 इज नथिंग बट 4 ओनली। तो था बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बट यही यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे, इस k को उड़ा दोगे, तो फिर तो इस क्वेश्चन में आप सोचते ही रह जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो k को उड़ाना नहीं है, k को रखना है, और वो भी इस तरीके से रखना है कि मैक्सिमम टर्म्स ना कैंसिल हो जाए आपस में, ठीक है। तो एक बार पॉज करके खुद से जरूर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। डन। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज इक्वल टू नथिंग बट 4, सो 4 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के, आपको अच्छे से समझ में आया है, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।